नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे लगातार सब्सक्राइब करिए, उसके साथ एंगेज करिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिए। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है। कम से कम जो हमारे चैनल का कंटेंट है, उसे आप देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स, अपने एक्वेंटेंसेस, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे मुद्दों पर हम बात करेंगे जिसको लेकर कन्वेंशनल मीडिया और लेगेसी मीडिया बात नहीं करता है। और आपको हरियाणा की चुनाव में धांधलेबाजी की स्टोरीज मैंने कई सुनाई और लोगों की मुंह जबानी सुनाई। आज हरियाणा की एक कंस्टिट्यूएंसी है फरीदाबाद की, तिगांव जिसका नाम है, और तिगांव के एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सोमेश्वर सिंह, और वो समता पार्टी के कैंडिडेट थे। उनका भी ये मानना है कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। उन्होंने आखिर क्या देखा काउंटिंग सेंटर में, आज उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ सोमेश्वर जी जुड़ रहे हैं। सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी फॉर मच ज्वाइनिंग। नीलू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरा पहला सवाल यही है कि आपने काउंटिंग सेंटर में क्या कुछ देखा उस दिन, और आपको क्यों लगा कि धांधलेबाजी हुई है, उसके बारे में एक पॉइंट वाइज अगर आप हमें बता सकेंगे तो व्यूअर्स भी समझ सकेंगे कि पॉइंट नंबर 1 में ये हुआ, पॉइंट नंबर 2 में ये हुआ। जी बोलिए। सबसे पहले तो इसलिए लगा कि धांधलेबाजी हुई है क्योंकि रिजल्ट्स बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हैं। जो रिजल्ट आया वो किसी ने भी, नॉट ओनली कैंडिडेट्स, जो जनता के बीच में भी अभी भी अगर आप जाकर के बात करेंगी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिजल्ट आने वाला है। और जो राउंड वाइज जो मार्जिन्स बढ़ते चले गए, और एक भी ऐसा राउंड नहीं रहा जहां पे जो कैंडिडेट हैं, जो जो विनर रहे, वो कहीं पिछड़ रहे हों। ये बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, जो नहीं होना चाहिए था, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए वो डाउट मन में बढ़ता गया। जब मैं काउंटिंग सेंटर पे गया, देखिए मैं एक पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं एक न्यूट्रल इंसान के तौर पे काउंटिंग सेंटर पे गया था, जिसको जो कहीं से भी बायस्ड नहीं था। लेकिन वहां पे जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था। इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम लोग जब काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे तो कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट्स को अलाउ किया गया था कि आप स्ट्रांग रूम में देख लें जाकर के। स्ट्रांग रूम अभी लॉक्ड अवस्था में ही है, जब से वोटिंग के बाद जो ईवीएम मशीन्स उसके अंदर डाले गए हैं तब से। हमने वो देख लिया, वो लॉक थे। हमारे सामने में उसकी सील तोड़ी गई और ताला खोला गया और हमें दिखा दिया गया कि ईवीएम मशीन्स यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद हम सब लोग आकर के हॉल में, जो काउंटिंग सेंटर का हॉल था, उसमें एक स्टेज बना था बिल्कुल एट द एंड ऑफ द हॉल। वहां पे हमें स्टेज पे सारे कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स को बिठा दिया गया और अनाउंस कर दिया गया कि कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन एजेंट्स आर नॉट सपोज टू कम डाउन। वो जहां पे टेबल्स बने हुए हैं, जहां पे काउंटिंग होनी थी, वहां पे कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, ऐसा बोल दिया गया। जो कि मुझे लगता है कि अनडेमोक्रेटिक है, अनएथिकल भी है। कैंडिडेट के सामने ईवीएम मशीन, अगर कोई कैंडिडेट देखना चाहे जाकर के काउंटिंग हो रही, तो क्यों नहीं देख सकता। हालांकि हमने वहां पे वो चैलेंज नहीं किया उस टाइम। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नोटिस करने का पॉइंट ये था कि स्ट्रांग रूम खुल गया, हम सारे वापस आ गए, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। उसके बाद करीब आधे घंटे से 45 मिनट का समय, बल्कि हो सकता है कि वो समय ज्यादा हुआ हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चालू रही, जो कि मुश्किल से हार्डली देवर 324 और 327 पोस्टल बैलेट्स थे, जिनकी काउंटिंग में करीब आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगा। तब तक वो रूम खुल चुका था, स्ट्रांग रूम, और ईवीएम्स क्या हो रहे थे, कहाँ ले जाए जा रहे थे, कैसे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, या मतलब किस अवस्था में थे, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। वो वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, अगर उनसे सिर्फ उनका एक्सेस हमें दिया जाए, तभी हम देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम खुलने के बाद वो आधे घंटे से 45 मिनट का समय क्या हुआ उस बीच में। उसके बाद वो, तो आपको ये शक है कि वो जो गैप का पीरियड था, उस पीरियड में ईवीएम्स को बदला गया होगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, मेरा बहुत स्ट्रांग ये मेरा मानना है कि ईवीएम्स को बदला जा सकता है आराम से, और उस दिन वहां पे बदला गया होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ईवीएम एक्स्ट्रा भी आते हैं, जो एडिशनल ईवीएम्स होते हैं वो रखे जाते हैं। उनका कोई डेटा हमारे पास रहता नहीं है, वो कोई डेटा हमें नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ उन ईवीएम्स का, और उनकी सील क्या वैसी की वैसी रही, वो इंटैक्ट रहे, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से कि जो पोल परसेंटेज था उसमें अगर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, लेट से कि वो सेम रखा गया, अगर 50% पोलिंग हुई है या 65%, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताऊं, 3,74,000 वोट में से 2,03,000 समथिंग वोट पड़े थे, तो वो 2,03,000 टोटल वोट काउंट सेम रखा गया। लेकिन कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, ऐसे करके जितने वोट्स पड़े थे एज पर ईवीएम मशीन्स,
अगर मैं मशीन को ही रिप्लेस कर दूं तो कैंडिडेट 1 को अगर 2000 वोट आए हैं एक पर्टिकुलर बूथ से, तो मैं दूसरी मशीन में उस कैंडिडेट 1 को 200 वोट दे करके बाकी के 1800 वोट दूसरे कैंडिडेट में ऐड कर सकता हूँ, वो दूसरे को दे सकता हूँ। तो ये पॉसिबल है वाइल कीपिंग द टोटल वोट काउंट इंटैक्ट, मतलब उसमें कोई चेंज ना किया जाए। ये मेरा बहुत स्ट्रांग उस दिन के एक्सपीरियंस के बाद मानना है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जहां-जहां हम लोग भी अपने वोट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल ही एकदम ड्रास्टिकली कम आए हैं। मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। और ये किसी एक कैंडिडेट का डाउट नहीं था, वहां पे स्टेज पे जो बैठे हुए बाकी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था। ये बहुत ही सरप्राइजिंग हम सब के लिए था वहां पे। और इसके अलावा और आपने क्या देखा? पहली बात तो ये है कि काउंटिंग सेंटर को बिल्कुल फ्रेंडली बनाया नहीं जाता। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, तो आपको उन डाउट्स को उस समय एड्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आपको अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, तो आपके पास एविडेंस कलेक्ट करने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि आप लोग के फ़ोन ज़ब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या हुआ तिगाँव में, जिससे कि आप ये एस्टैब्लिश कर सके कि तिगाँव में धांधलीबाज़ी हुई है? देखिए, तिगाँव में जो रिज़ल्ट आया है, वो खुद अपने आप में एक मतलब अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, जो किसी ने नहीं सोचा था। और जो मार्जिन है, वो तो सवाल ही नहीं उठता उतना ज़्यादा मार्जिन होने का। तिगाँव को 3 कैटेगरी में आप बाँट दें, कॉलोनीज़ का एक अलग एरिया है, एक ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया है, जिसमें सोसाइटीज़ हैं, और एक ग्रामीण इलाका है, जो पूरे गाँव आते हैं। तीनों की अलग-अलग अपनी वोटिंग पैटर्न है। जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न था इस बार, और जो वोटिंग हुई थी, वो आप किसी से भी जाकर के वहाँ पे फिर से सर्वे कर लें, ये श्योर था कि वहाँ से ललित नागर जो रनर अप रहे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो पहले कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, उनको इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, वो लीड कर रहे थे वहाँ से, मतलब लीड करना एक्सपेक्टेड था उनका वहाँ से, जो कि बहुत मार्जिन से पीछे रह गए। तो वो सवाल ही नहीं उठता है, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। इस बार जो विनर हैं, वो पिछली बार भी वो सिटिंग एमएलए थे, जो अभी मंत्री भी बने हैं श्री राजेश नागर जी, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी। कई ऐसी जगहें थी, जहाँ पे उनका उनका कंप्लीट बायकॉट किया गया था। उनकी सभा होनी थी, जो सभा हो नहीं पाई, लोगों ने बायकॉट कर दिया था। वहाँ पे उनके मार्जिन 5000 6000 का मार्जिन है। 10,000 वोट टोटल पोल हुए हैं, जिसमें से 5600 5700 वोट उनको पड़े हैं। तो ये सवाल ही नहीं उठता, मतलब ये हो ही नहीं सकता है ऐसा। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आकर के अपनी सभा करने वाले थे, वो कुर्सियां खाली रह गई और उन्होंने सभा कैंसिल कर दी। 15 मिनट पहले वो लौट गए, वो आकर के वहां से लौट गए, उन्होंने सभा नहीं की, क्योंकि सारी कुर्सियां खाली रह गई। वहां पे उनका मार्जिन जो है लीड करने का, वो 5600 5700 का है। तो इतना ज्यादा मार्जिन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डाउट मन में उठता है। लेकिन आपको क्यों लगा, आपको किस सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा आपको बड़ा पॉइंट लगता है जिससे कि आप कह सके कि तिगांव में गड़बड़ हुई है? एक तो आपने कहा कि जो वहां की कंस्टिट्यूएंसी है और जिस तरीके का रिजल्ट आया है, वो किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन कुछ पुख्ता सबूत तो आपको पेश करने पड़ेंगे। अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे अपने इलेक्शन पिटिशन को लेकर, तो क्या कहेंगे आप उन बिंदुओं में अपने पिटिशन में क्या पॉइंट्स को रखना चाहते हैं, ताकि कोर्ट भी देखिए आपकी बात माने और आप स्टैब्लिश कर सके कि यहाँ तिगांव में धांधलेबाजी हुई है? देखिए, सबूत हम इसलिए नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सबूत देने का कोई स्कोप हमारे पास छोड़ा ही नहीं जाता है। हमारे मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, सारे काउंटिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और कैंडिडेट के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, पहले ही लॉकर में रख दिया गया था। हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था, हम एविडेंस के तौर पे कुछ भी नहीं दे सकते। जबकि वहां पे इलेक्शन कमीशन के सारे ऑफिसर स्टाफ के पास मोबाइल फोन्स थे, वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर रहे थे, पूरे हॉल में मोबाइल फोन्स काम कर रहे थे। बट हमारे पास नहीं था। हमें स्टेज से उतरने तक नहीं दिया जा रहा था, तो हमें आंखों से उन ईवीएम मशीन को देखने भी नहीं दिया जा रहा था जहां पे काउंटिंग हो रही थी। इसीलिए मैं पूरा विश्वास करके कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ही वो एविडेंस मांगना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे, उसका आप एक्सेस अवेलेबल करा दें हमें, सीसीटीवी फुटेज की, मतलब पूरा कंप्लीट फुटेज थ्रू आउट काउंटिंग का, जब से स्ट्रांग रूम खुला और जब काउंटिंग एंड हुई, तब तक का आप सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करा देंगे, फ्रॉम स्ट्रांग रूम से लेकर के टेबल तक। और उसके बाद जो ये वीवीपैट मशीन्स हैं, उनकी जो पूरी काउंटिंग है, वो आप मैच करा दें जो ईवीएम मशीन्स में जो डेटा दिख रहा है उससे। तो ये 2-3 डिमांड है, जो मैं उनके थ्रू ही एविडेंस मांगना चाहता हूँ। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, तो एविडेंस देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने क्या सोचा है? आप इलेक्शन जो पिटिशन है आपका, वो आप कब तक फाइल करेंगे? क्या होगा? हाँ जी, ये एज पर सेक्शन 81 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हमें हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी होती है। उसके पहले मैं कुछ एक्सपर्ट वकीलों की सलाह ले रहा हूँ। पहले शायद हम लोग इलेक्शन कमीशन में लेटर दे करके रिक्वेस्ट करें कि ये सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल कराई जाए और वीवीपैट को मैच कराया जाए। अगर वो वहां से कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर हम हाई कोर्ट वीवी अप्रोच करेंगे।
वीवीपैट का कोई भी मिलान आपकी कंस्टिट्यूएंसी में हुआ नहीं है, किसी भी कैंडिडेट नहीं, का हुआ है। वीवीपैट का कोई भी मिलान नहीं हुआ। तो नहीं। ये तो सबसे बड़ी धांधलीबाजी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर वीवीपैट का मिलान हो ही नहीं रहा है तो कर क्या रहा है इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानने को तैयार नहीं है? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि आपको वीवीपैट का वेरिफिकेशन करना है। हाँ जी, ये जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, इसके लिए भी हम रिटन एप्लीकेशन में ये पॉइंट भी रेज़ करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वीवीपैट मशीन्स जब इतने सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आ रहे हैं, तो कोर्ट को भी इंटरवीन करके वीवीपैट नॉट ओनली 5 नंबर्स में ज़्यादा वीवीपैट मशीन्स का की काउंटिंग मैच करानी चाहिए ईवीएम के साथ, ताकि लोगों के मन में आगे चल के कोई डाउट ना रहे। जी, लेकिन ओवरऑल आपको तस्वीर, ये आखिरी सवाल है मेरा कि ओवरऑल जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा में, लगभग जो कांग्रेस ने मेमोरेंडम भी दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने कहा है कि 15 से 20 या कुछ लोग 25 कह रहे हैं कि 25 करीब ऐसी सीट्स है जहां पर भयानक धांधलेबाजी की खबरें आ रही है। कहीं पर बैटरी कैपेसिटी की बात हो रही है कि कुछ ईवीएम्स 99% चार्ज थी, कुछ 65 से 67% चार्ज थी। लेकिन आपकी कंस्टिट्यूएंसी में क्या ईवीएम की बैटरी कैपेसिटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे? देखिए, क्योंकि हम लोग अलाउड नहीं थे वहाँ पे जाने के लिए और मेरे काउंटिंग एजेंट्स ने उतना ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इलेक्शन था, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो बैटरी परसेंटेज के ऊपर हम उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 99% बैटरी थी, इसका मतलब है कि वो नई मशीन थी। उस नई मशीन में डेटा फीड किया गया था, रिसेंटली डेटा फीड करके उसको ऑन करके, तुरंत डेटा फीड करके और उसको वहाँ पे रिप्लेस करके डाला जा सकता है और एडिशनल मशीन्स अवेलेबल होते हैं टीम के पास। क्योंकि अगर इन केस वोटिंग के दौरान कोई मशीन खराब हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो उसके लिए एडिशनल मशीन्स दिए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को उसका डेटा भी देना चाहिए, उसका स्टेटस भी बताना चाहिए कि वो मशीन अभी किस स्टेटस में है। अगर 99% आ रहा है किसी मशीन की बैटरी परसेंटेज 99% है, इसका मतलब है अभी तुरंत स्विच ऑन किया गया है और तुरंत उसमें डेटा फीड किया गया है। तो वो एडिशनल मशीन्स ही हो सकती हैं। अब यही आखिरी सवाल है मेरा कि पूरा जो हरियाणा है, जगह जगह से इस तरीके की धांधली की खबरें आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या केवल धांधली से ही बीजेपी ने चुनाव जीता है इस बार? हाँ, देखिए ये एक कोई पॉलिटिकल कमेंट इस पे नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट जैसा होना चाहिए वैसा ट्रांसपेरेंट नहीं था, बिल्कुल। और रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, सिर्फ टिगाँव कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, हरियाणा के आप देख लीजिए फिर से एग्जिट पोल सारे गलत साबित हो गए, लेकिन ऐसा क्या है कि बार-बार एग्जिट पोल गलत साबित हो जा रहे हैं? आखिर आपके भी सैंपल साइज़ एक्यूरेट होते हैं, जो मीडिया है उनका भी इतना एक्सपीरियंस है कि इस तरह से एकदम फ्रीक्वेंटली एग्जिट पोल्स गलत नहीं हो सकते। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग तो ग्राउंड पे 4 महीने हमने मेहनत की है, एक-एक घर घूमे हैं, एक-एक लोगों का फीडबैक लिया है, तो हमें पता था कि ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है जो आया। तो इसलिए और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की है। तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था जिसके कारण रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आए हैं। आप लोग जितने सब ये पॉलिटिकल कह रहे हैं। हाँ, बोलिए, 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 आप कुछ कह रहे थे। यहाँ भी लोकल जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी आएगा। ये तो कहीं किसी के बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। खैर, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत बड़े-बड़े दावे किए कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड का चुनाव होता है और गोल्ड स्टैंडर्ड के चुनाव में आप देखिए कि धरातल पर किस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने। लगातार हम लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं, नितिन सिंगला से बात की, संजीव चौधरी से बात की थी और आज ये तीसरे कैंडिडेट है सोमेश्वर सिंह जो कि तिगांव से, आज उन्होंने बताया कि किस तरीके की धांधलेबाजी है और लोग अलग-अलग अब पिटिशंस लेकर जाएंगे। लेकिन ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और हमारी जो केंद्र सरकार है उसको सोचना चाहिए कि आखिर इस इलेक्शन प्रोसेस को इतना बड़ा मजाक देश में बनाकर क्या क्यों रख दिया गया है? क्या इलेक्शन कमीशन से काम करवाने की अब जरूरत नहीं है? क्या फिर इलेक्शन कमीशन होना ही नहीं चाहिए? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसा लग रहा है कि वोट तो किसी भी पार्टी को पड़े लेकिन उसी पार्टी की ही जीत होगी जो कि सत्ता में है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो हम अलग-अलग धांधलेबाजियों को आप तक लेकर आ रहे हैं, क्या वो किसी अंजाम तक पहुंचेगी? आप देखिए, सुमेश्वर जी ने बताया कि वीवीपैट का मिलान ही नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या अब चुनाव राजीव कुमार को बुलाकर पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि भाई चुनाव आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं, तो फिर क्यों इंटरवीन करना इसमें? लेकिन क्या होगा आज चुनावी प्रोसेस का, क्या होगा? कितनी बड़ी धांधलेबाजी आज देश में, चुनाव एक मजाक बनकर रह गया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश्वर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच नीलू जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।